हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वीडियो। हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री पढ़ रहे थे और उसमें हम पढ़ रहे थे रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी की काइनेटिक्स जो होती है, उस काइनेटिक्स के बारे में आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं जो अपन ने पढ़ा था। व्हाट इज़ रेडियो एक्टिविटी या रेडियो सक्रियता क्या होती है? द स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ पार्टिकल्स और रेज फ्रॉम अ न्यूक्लियस। रेडियो एक्टिविटी के बारे में जो कुछ बातें हमें ध्यान रखनी है, पहली बात, ये स्पॉन्टेनियस प्रक्रम होता है, मतलब स्वतः प्रवर्तित प्रक्रम है। इसके लिए हमें कोई भी बाहरी स्पेसिफिक हेल्प या कुछ और स्पेसिफिक चीज़ें जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट, इन सब को देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये रिएक्शन अपने आप होते हैं। जो रेडियो एक्टिव पदार्थ होता है उसमें से पार्टिकल्स और रेडिएशंस अपने आप निकलती हैं, उनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, वो किसी भी बाहरी कारक से प्रभावित नहीं होती। और जैसा कि हमने सारे स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस के बारे में अपन पढ़ते हैं कि जो प्रकृति है वो हमेशा अस्थिरता से स्थिरता की तरफ रिएक्शंस को अपने आप लेके जाती है। उसके लिए बाहर से एनर्जी सप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो रेडियो एक्टिविटी में भी एग्जैक्टली यही होता है कि जो एक अनस्टेबल न्यूक्लियस है, जो एक अस्थिर नाभिक है, वो अपने आप खुद में से पार्टिकल्स और विकिरण का उत्सर्जन करता है और उस उत्सर्जन की वजह से क्या होता है, वो एक स्थायी नाभिक में परिवर्तित हो जाता है। इस पूरे के पूरे प्रक्रम को हम क्या बोलते हैं? रेडियो एक्टिविटी। This is something about the number of protons and neutrons in the nucleus that makes a nucleus stable or unstable. अब कोई भी नाभिक स्थिर या अस्थिर क्यों होता है? ये किस बात पे निर्भर करता है? क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं, तो उनकी संख्या के ऊपर ये चीज़ निर्भर करती है कि वो स्थिर होगा या वो अस्थिर होगा। अब जब रेडियो एक्टिविटी होती है तो उसमें मेनली 3 तरीके के पार्टिकल्स निकलते हैं। इस डायग्राम में अपन देखते हैं इसको। ये रेडियो एक्टिव सोर्स है, पदार्थ है जिसमें से कि विकिरण या पार्टिकल्स निकल रहे हैं। यहाँ हमने एक डिटेक्टर स्क्रीन लगा रखी है जिससे हमें पता चलेगा कि ये जो इसमें से एमिशंस हो रहा है, उत्सर्जन हो रहा है, वो वास्तव में कैसे हैं, उनकी प्रकृति क्या है। तो उससे हमें पता चलता है कि एक तो अल्फा पार्टिकल्स निकलते हैं जो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, बीटा पार्टिकल्स निकलते हैं जो कि निगेटिवली चार्ज होते हैं, और हाई एनर्जेटिक रेज निकलती है जिनको हम क्या बोलते हैं? गामा किरणें। और ये किससे मिलकर बनी होती है? फोटोन्स से मिलकर के बनी होती है। अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स एंड गामा रेज। अब ये जो रेडियो एक्टिविटी होती है ये बेसिकली 2 तरह की होती है, नेचुरल रेडियो एक्टिविटी एंड आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। द नेचुरल हैपन्स बाय इटसेल्फ, नेचुरली एग्जिस्टिंग रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। प्राकृतिक रूप से रेडियो सक्रियता कहाँ दिखाई देती है हमें? जो प्राकृतिक रूप से जो पदार्थ रेडियो सक्रिय हैं, जैसे कि यूरेनियम है, पोलोनियम है, इनमें से अपने आप से अल्फा, बीटा और गामा रेडिएशंस निकलती रहती है। आर्टिफिशियल इज़ इंड्यूस्ड इन द लेबोरेटरी विद द हेल्प ऑफ साइक्लोट्रॉन। और अगर हमें कृत्रिम रूप से ये प्रोसेस करना हो तो साइक्लोट्रॉन की मदद से हम लैब में भी ये एक्टिविटी या रेडियो एक्टिविटी कर सकते हैं। Natural radioactivity is a spontaneous emission by unstable nuclei of particles or the electromagnetic radiation or both. अगर नाभिक अस्थिर है तो प्राकृतिक रूप से उसमें रेडियो एक्टिविटी का प्रोसेस शुरू हो जाता है, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ ए स्टेबल आइसोटोप। और इसका रिजल्ट क्या होता है कि अस्थिर से हमें एक स्थिर नाभिक प्राप्त होता है। आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी, जिसको हम न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन या तत्वांतरण भी कहते हैं, कोलिजन ऑफ 2 पार्टिकल्स और कोलिजन ऑफ अ पार्टिकल लाइक न्यूट्रॉन विद द एटॉमिक न्यूक्लियस। इसमें क्या करवाते हैं? बेसिकली जो एक एटॉमिक न्यूक्लियस है उसकी न्यूट्रॉन के साथ में कोलिजन करवाते हैं। मे जनरेट द अनस्टेबल एलिमेंट फ्रॉम ए स्टेबल वन। और जब प्रकृति में हमेशा क्या होता है? अनस्टेबल से स्टेबल मिलता है, लेकिन लैब में हम जैसा भी चाहते हैं हम स्टेबल से अनस्टेबल भी प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ हम एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं। प्रकृति में हमें एनर्जी सप्लाई करने की ज़रूरत नहीं होती। एक्टिविटी ऑफ द रेडियो न्यूक्लियाइड। अब रेडियो एक्टिविटी में एक और टर्म यूज़ करते हैं हम जिसको हम बोलते हैं एक्टिविटी या सक्रियता। द नंबर ऑफ डिकेइंग न्यूक्लियाई पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड द एक्टिविटी ऑफ द रेडियो न्यूक्लियाइड। जिस तरीके से हम रासायनिक अभिक्रियाओं में अभिक्रियाओं का वेग पढ़ते हैं, उसी तरीके से यहाँ हम सक्रियता पढ़ते हैं। सक्रियता का क्या मतलब होता है? नंबर ऑफ डिकेइंग मॉलिक्यूल पर यूनिट टाइम, कितने नाभिकों का पर यूनिट टाइम में क्षय हो रहा है या डिके हो रहा है।
द सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट ऑफ द रेडियो एक्टिविटी इज़ बेक्वेरल। अब इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? बेक्वेरल। और एसआई का फुल फॉर्म क्या होता है? सिस्टम इंटरनेशनल। 1 बेक्वेरल का क्या मतलब होता है? 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। इसकी नॉन एसआई यूनिट होती है क्यूरी। और एक्टिविटी की तरह हम एक और टर्म यूज़ करते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक एक्टिविटी या विशिष्ट सक्रियता। इट इज़ द एक्टिविटी ऑफ ए ग्राम ऑफ द रेडियो एक्टिव मटीरियल। द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक एक्टिविटी इज़ क्यूरी पर ग्राम। अब जैसे हम ऊष्मा फिर विशिष्ट ऊष्मा टर्म्स यूज़ करते हैं, उसी तरीके से हम यहाँ पे सक्रियता और स्पेसिफिक सक्रियता दो वर्ड्स यूज़ करते हैं। द यूनिट ऑफ एक्टिविटी इज़ क्यूरी। ऐसा यूनिट ऑफ एक्टिविटीज़ अगर अपन ने पढ़ी थी बेक्वेरल। 1 बेक्वेरल इज़ 1 डीके पर सेकेंड। 1 क्यूरी इज इक्वल टू 3.7 इंटू 10⁻10 बेक्वेरल। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड यूनिट ऑफ एक्टिविटी इज़ मिली क्यूरी एंड माइक्रो क्यूरीज। यूनिट्स आपको सब चीज़ों के ध्यान होने चाहिए क्योंकि एग्ज़ाम्स में बहुत बार एमसीक्यूज़ में यूनिट्स पूछे जाते हैं। सोर्स ऑफ अनस्टेबिलिटी की ये जो अस्थिरता होती है नाभिकों में, प्राकृतिक रूप से ये किस तरीके से होती है? या तो नाभिक बहुत बड़ा होता है, न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स रेशो उनका सही नहीं होता, न्यूट्रॉन्स ज़्यादा हैं या फिर प्रोटॉन्स ज़्यादा हैं, तो ऐसी स्थिति में भी नाभिक क्या होता है? अस्थिर हो जाता है। या फिर उसमें बहुत ज़्यादा ऊर्जा हो तो भी नाभिक अस्थिर हो जाता है। तो इन सारे ही कंडीशंस में वो फिर क्या करेगा? अस्थिर से स्थिर नाभिक होने की कोशिश करें। रेडियो एक्टिव डिके लॉ हमारे पास ये होता है, जैसे जो रेडियो एक्टिव डिके होता है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम जो इंटीग्रेटेड रेट लॉ निकालते हैं उसी तरीके से हम इसके लिए भी अभी कैलकुलेट करेंगे। और उसमें जैसे अपन हाफ लाइफ या अर्ध आयु की कैलकुलेशन करते हैं, तो अभी अपन वो भी सारी कैलकुलेशंस करें। रेडियो एक्टिव काइनेटिक्स। The rate of decay of a radioisotope is proportional to the number of atoms of that isotope present at that instant. जब हमने रासायनिक बल गति की पढ़ रहे थे, रासायनिक अभिक्रियाओं का वेग पढ़ रहे थे, तब हमने क्या पढ़ा था कि किसी भी अभिक्रिया का वेग उसके अभिकारक की सांद्रता के समानुपाती होता है। जो रेडियो एक्टिव डिके है वो भी हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, प्रथम कोटि अभिक्रिया है। तो हम कैसे लिखेंगे? -dN/dt इक्वल्स टू लैम्डा एन। माइनस साइन हमने क्यों लगाया है? क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं? रिएक्टेंट्स की बात कर रहे हैं, अभिकारमक की बात कर रहे हैं। अभिकारमक की सांद्रता क्योंकि टाइम के साथ कम होती जाती है, तो इसलिए हम उसके आगे क्या लगाते हैं? माइनस साइन। dN/dt अभिक्रिया की दर हो गई, लैम्डा डीके कांस्टेंट हो गया, और n क्या हो गया? कंसंट्रेशन ऑफ रेडियो आइसोटोप एट एनी टाइम t, वेर n इज नंबर ऑफ एटम्स एट एनी टाइम t एंड लैम्डा इज डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट, और इसकी यूनिट क्या होती है? टाइम इनवर्स। अब अभी जो अपन ने इक्वेशन ली थी उस इक्वेशन को जब हम समाकलित करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, तो हमारे पास क्या क्या आता है? n इक्वल्स टू n0 e रेज टू द पावर माइनस लैम्डा t, वेर n0 इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स एट इनिशियल टाइम। जो प्रारंभिक सांद्रता है वो हम किससे डिनोट कर रहे हैं? n0 से। रेडियो आइसोटोप्स आर एस्टिमेटेड बाय मेजरिंग रेडियो एक्टिविटी और सिंपली द एक्टिविटी, that is the product of the decay constant lambda and the number of the atomic present n rather than n alone। अब अभी जो हमने सक्रियता वर्ड यूज़ किया था वो सक्रियता का कैसे निकालते हैं? a इक्वल्स टू n lambda। एक्टिविटी हैज़ द यूनिट ऑफ डिसइंटीग्रेशन पर यूनिट टाइम एंड द यूनिट्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी आर बेक्वेरल एंड क्यूरी। Combining the equation 2 and 3, a relation for the activity as a function of time is obtained। जब हम नंबर ऑफ एटम्स और एक्टिविटी, सक्रियता, दोनों को कंबाइन करके ये वाली इक्वेशन हम इसके लिए निकालते हैं, और जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो यहाँ तो हम एक्टिविटी ले रहे हैं और यहाँ हम क्या ले रहे हैं? टाइम। टाइम हमने यहाँ पे डेज में लिया है, और इस तरीके का ग्राफ हमको इससे प्राप्त होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इसकी हाफ लाइफ, मीन लाइफ और कार्बन डेटिंग के बारे में। थैंक यू सो मच।